हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे इंडियन पॉलिटी का या हमारे भारतीय संविधान का जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग भाग 9 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके माध्यम से हम लोग पंचायतों का अध्ययन कर रहे थे कि जो भी हमारी पंचायतों की व्यवस्था है या जो जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आज जो हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड बचता है, इस क्लास के माध्यम से आज हम एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इतने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर इस चैप्टर से बनता है तो वो प्रश्न हमारा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आनंद लेते चलिए मेरे साथ में इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का, और देखते हैं इस पूरी क्लास के माध्यम से कि पंचायतों में हमारी क्या क्या चीजें होती हैं या पंचायत हमारी क्या होती है। अगर अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल नाम ही सुना था तो अभी तक केवल सुना ही था। बाकी आज और इस क्लास के पहले वाली क्लास के माध्यम से हम लोग ये जान पाएंगे या अपने इस क्लास के माध्यम से अपनी स्वयं की एक बौद्धिक क्षमता विकसित कर पाएंगे पंचायतों के संदर्भ में कि पंचायतें हमारी क्या होती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमारी हो सकती हैं, या इसको भारतीय संविधान में रखने का जो उद्देश्य था वो किस कारणवश हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा इसे संविधान में समाहित किया गया। ठीक है, तो इसका केवल और केवल उद्देश्य यही था कि ग्राम के स्तर पे भी यानी गांवों के लेवल पे भी गांवों का विकास किया जा सके। यही एक उद्देश्य था इसको भारतीय संविधान में क्या करने का, समाहित करने का, जिससे हर एक गांव का विकास हो सके, निचले से निचले स्तर पर प्रशासन का डिवाइडेशन हो सके, यानी एक प्रकार से जो भी सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में ना रह करके वो हर एक व्यक्ति अपने लेवल पे शासन कर पाए। ठीक है, तो एक प्रकार से यही बोल सकते हैं कि पंचायतों को गठित करने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य था गांवों का विकास करना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा। बाकी भरपूर आनंद के साथ में आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। नजर डालते हैं, इसमें भाग 9 का अध्ययन कर रहे थे हम, हमारे भारतीय संविधान का 9वां चैप्टर है ये, जिसमें हम लोग पंचायतों का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? पंचायत का। ठीक है, और इसी के माध्यम से जो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है वो हमारा जिक्र किया गया अनुच्छेद 243 का। ठीक है, और ये महज केवल और केवल एक ही अनुच्छेद के माध्यम से जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इसी एक अनुच्छेद में पूरे के पूरे पंचायत का वर्णन कर दिया है। ठीक है, कि पंचायत में क्या चीजें होनी चाहिए, पंचायतों का गठन क्यों किया गया, इसको संविधान में समाहित करने का उद्देश्य हमारा क्या है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 243 अनुच्छेद ये प्रावधान करता है और क से लेकर के अण तक के प्रावधान हमारे पंचायतों के संदर्भ में ही प्रावधान करते हैं। ठीक है, और आज जो हम जिक्र करेंगे वो पूरा का पूरा अब हम प्रॉपरली अनुच्छेद वाइज अध्ययन ना करके हम लोग पूरी क्लास को एक बैग लेके चलेंगे। ठीक है, प्रॉपरली अनुच्छेद नहीं पूछता है, केवल और केवल हमने याद रखना है
किस भाग के अंतर्गत इसको संकलित किया गया और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको संविधान के निर्माताओं ने समाहित किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसी में हम लोग काफी सारी चर्चा इसके माध्यम से कर चुके हैं इसके पहले की क्लास में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें और करते हैं। इसी में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए यार क्या होना चाहिए? पंचायतों का अगर किसी भी व्यक्ति का चुनाव लड़ना है तो क्या होगा? उसकी जो आयु होगी, क्या होगी? उसकी जो उम्र होगी वो हमारी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर हमने पंचायतों का चुनाव लड़ना है, अब पंचायत में यार कई लेवल होते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा था कि बलवंत राय मेहता समिति, एक हमारी समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। ये हमारा नेहरू जी के द्वारा गठित एक समिति थी, जो कि 1957 में इस समिति का गठन किया गया था और इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 साल के दौरान गांवों का अध्ययन करने के पश्चात में सौंपी थी। और नेहरू जी को इन्होंने अपने रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया कि गांवों के लेवल पे हमारी त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था आप कर दीजिए। अगर आप 3 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था गांवों में करते हैं तो गांवों का जो विकास होगा या गांवों में जो भी सारी चीजें होंगी वो बड़े ही बेहतरीन ढंग से गांवों का विकास हो सकेगा। क्योंकि अगर इस समिति को ना गठित किया जाता और एक हमारी समिति थी, एक हमारी योजना चलाई थी नेहरू जी ने, जिसको सामुदायिक विकास प्रोग्राम या विकास योजना के नाम से जानते हैं, उसका भी यही उद्देश्य था कि गांवों का विकास करना। क्योंकि वो जानते थे कि अकेले हम दिल्ली में बैठ करके, अकेले हम केंद्र में बैठ करके किसी एक प्रॉपरली गांव का विकास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यार अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो हमें क्या पता भारत देश के किस गांव का विकास कितना हुआ, गांव हमारा कितना पिछड़ा है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो इसी कारणवश गांव के लेवल पे एक पंचायतों की व्यवस्था की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से इन्होंने पहला बोला कि एक हमारा गांव में ग्राम पंचायत आप गठित कीजिए, दूसरा ब्लॉक स्तर पर या जिसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन कीजिए। एंड तीसरा जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति का गठन कीजिए। आप जिला पंचायत समिति का गठन आप कर दीजिए। तो इस बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इन 3 पंचायतों की सिफारिश की गई, जिसमें ग्राम स्तर पर अगर विकास करना है तो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ये हम जानते हैं, जिसमें कि जिसका जो हेड होता है वो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, हम लोग जानते हैं। इसी ग्राम प्रधान को हम लोग मुखिया के नाम से जानते हैं। ब्लॉक स्तर पे जो भी हमारा चुनाव होता है ना, हम लोग नाम सुनते होंगे, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, तो वो ब्लॉक स्तर पे हमारा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, ठीक है। और जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 3 स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की गई, जिसके माध्यम से अगर हम तीनों पंचायतों को लेकर के चल रहे हैं प्रॉपरली, हम एक पंचायत का नाम अब यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमको अगर पंचायतों का चुनाव लड़ना है तो हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की। और अगर हमको वोट डालना है पंचायतों में तो हमने क्या करना होगा? हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की। अगर हम 18 वर्ष के हैं तो हम ग्राम प्रधान का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाग ले सकते हैं, अर्थात हम वोट अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने क्या करनी है, याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में पंचायतों के संदर्भ में अगर मैं और बात करना चाहूं तो आज भारत के हर एक राज्य में जहां पे भी हमारे पंचायतों की व्यवस्था की गई है, तो ये पंचायतों का गठन आज भारत के हर एक राज्य में देखने के लिए मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 से।
तभी से ये भारत के हर एक राज्य में पंचायतों का चुनाव करवाया जाता है, ठीक है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए एक बात ये बोली गई कि पंचायतों के चुनाव में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। आरक्षण की बात करें यानी कुछ छूट दिया गया है पंचायतों के चुनाव में, जिसमें से एक प्रकार से बोले तो हर एक राज्य में बिहार को छोड़ करके हर एक राज्य में 1/3 सीटें क्या की गई है, आरक्षित की गई है। 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई, महिलाओं के लिए। किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। यानी महिलाएं भी पंचायतों के चुनाव में खड़ी हो सकती हैं, यानी अपना भागीदारी दे सकती हैं। ये हर एक राज्य की बात है। और अगर प्रॉपरली हम लोग बात करें बिहार की, तो बिहार में आधे आरक्षण दिया गया है, यानी 100% में से 50% यानी 1/2 सीटों का आरक्षण बिहार में महिलाओं को दिया गया है। यानी जो भी हमारे मुखिया या प्रधान होंगे, या उन्हीं को हम लोग एक प्रकार से बोले तो मुखियाइन भी बोल दीजिए आप, यानी आम व्यवहारिक भाषा में, ठीक है। तो महिलाओं को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई बिहार में, वो 1/2 किया गया, अर्थात 50% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। महिलाएं भी अपनी भागीदारी पंचायतों में क्या कर सकती हैं, निभा सकती हैं। बाकी अगर और इसमें बात करें तो इसी पंचायतों के संदर्भ में अगर मैं और बोलना चाहूं तो इसमें एक प्रकार से बोले तो यार पंचायतों में अगर चुनाव वगैरह होगा तो कुछ बहुत खर्च भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति खड़ा हो गया उसका तो पैसा लगना ही लगना है, लेकिन पंचायतों के चुनाव में अपना एक खर्च होता है स्वयं का, जो कि हमारा राज्य करती है। अब पहली बात, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इन पंचायतों का चुनाव करवाता कौन है। यानी पंचायतें, ये जो हमारे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, और ये जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, इनको करवाता कौन है। तो सबसे पहले मेरे शेर अगर मैं बात करूं तो इनको करवाता कौन है, इनको करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है, तो ये पंचायतों का चुनाव करवाता है। और यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना यार, राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल पंचायतों का चुनाव करवाता है। तो केंद्र निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है, केंद्र निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का। इसके पश्चात में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन 6 लोगों का जो चुनाव करवाता है वो केंद्र निर्वाचन आयोग करवाता है। और बाकी जो पंचायतों का चुनाव है उसको कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन यहां पे एक तथ्य और पकड़ना, क्या कि पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है, तो निर्णय हमारी राज्य सरकार लेती है। कौन लेती है, राज्य सरकार लेती है। निर्णय राज्य सरकार लेगी कि पंचायतों का चुनाव हमें करवाना है कि नहीं करवाना है, और करवाना है तो कब करवाना है। इन सारी चीजों का जो डिसीजन या जो निर्णय लेगी वो राज्य सरकार लेगी। और जब सारा निर्णय हो जाता है कि इस समय हमको पंचायतों का चुनाव करवाना है, तो फिर राज्य चुनाव आयोग को सारी चीजें बोल दी जाती हैं, तो राज्य चुनाव आयोग फिर पंचायतों का चुनाव करवा देता है। और ये निर्णय लेने का कार्य राज्य सरकार को ही क्यों दिया गया, बेसिकली राज्य सरकार में हमारे राज्यपाल महोदय जी जो होते हैं यही सारा निर्णय वगैरह लेते हैं, ठीक है, राज्यपाल महोदय। और ये राज्य सरकार हमारी निर्णय क्यों लेती है, क्योंकि यार सारा खर्च जो भी पंचायतों का देना है वो हमारी राज्य सरकार ही देती है। क्यों, क्योंकि यार हम लोगों ने सुना होगा कि जो भी सारा सिस्टम है निर्णय लेगी राज्य सरकार लेगी, क्योंकि इनको कभी कभार जो पैसे का खर्च पंचायतों के चुनाव में जितना भी पैसे का खर्च होगा वो राज्य सरकार हमारी उठाएगी।
पैसों के खर्च के साथ साथ में जो भी हमारी सिक्योरिटी हम लोग देखते होंगे, वोटिंग करने जाते हैं तो पुलिस वगैरह लगी होती है हमारी, जो भी हमारी एसटीएफ या आर्मी वगैरह होती है, ये सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारी राज्य सरकार करती है। जिस राज्य में उन पंचायतों का चुनाव करवाना है तो राज्य सरकार इन सारी व्यवस्थाओं को क्या करती है? देखती है। और राज्य सरकार इतना ही नहीं, राज्य सरकार ये भी डिसाइड करती है कि किस स्कूल में जाकर के हमारी ये वोटिंग करवाना है, उस स्कूल को भी खाली कराने का कार्य कौन करेगा? वो कार्य हमारा करेगा राज्य सरकार। हम लोग देखते होंगे पोलिंग बूथ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पोलिंग बूथ जिसको बोलते हैं, तो इस पोलिंग बूथ की व्यवस्था कौन करेगा? अर्थात ये जो हमारी वोटिंग वगैरह पड़ती है ज्यादातर हमारी ये सरकारी स्कूलों में पड़ती है, ठीक है, जिसको हम लोग पोलिंग बूथ के नाम से जानते हैं। तो इन पोलिंग बूथ की व्यवस्था या स्कूलों को खाली कराने की व्यवस्था, स्कूलों में छुट्टियां जो होती है यानी जब भी वोट पड़ते हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कौन कराता है? राज्य सरकार हमारी करवाती है, ठीक है। तो पंचायतों का निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार। कब कराना है, कितने समय कराना है, कितने दिन में कराना है, ये सारे के सारे निर्णय राज्य सरकार लेगी। और कराएगा कौन? तो वो राज्य निर्वाचन आयोग हमारे पंचायतों का चुनाव करवाएगा। पंचायतों से तात्पर्य यही है, प्रॉपरली किसी एक का नाम नहीं लिया जा रहा, यहाँ पे सारे लेवल के पंचायतों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसके संदर्भ में। और इसी के संदर्भ में यार हमने बोला कि सारे पैसे जो खर्च करती है वो राज्य सरकार ही खर्च करती है, तो इस खर्चे का एक बजट होता है अपना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यार हमने अनुमान लगा दिया कि इस गांव में इस राज्य में हमारी इतनी पंचायतें हैं, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई अपना एक बजट होगा। ऐसा तो नहीं है कि यार जितना मनाया उतना पैसा दे दिया, कि जो भी हमारा मतलब सिक्योरिटी में इतना पैसा लगेगा। मान लीजिए किसी गांव में पंचायत का वोट पड़ना है तो वहां का पूरा एस्टीमेट बनाया जाता है कि अगर वहां पे हमारी सिक्योरिटी लगेगी तो इतना पैसा आएगा, वहां पे जो भी हमारा पोलिंग बूथ का सिस्टम होगा इतना पैसा लगेगा, वहां पे जो हमारी सिक्योरिटी लगेगी उनके खाने पीने रहने वहने में कितना खर्च आएगा, इतना खर्च आएगा, मशीनें जो आएंगी उसका खर्च, बाकी जो गाड़ियां वगैरह जहां से जो भी सारे खर्च होंगे, इन सारी चीजों का अपना एक एस्टीमेट होता है। और एस्टीमेट बना करके, ये एस्टीमेट बनाता कौन है? तो राज्य सरकार के द्वारा एक हमारा आयोग गठित किया जाता है जिसको हम लोग राज्य वित्त आयोग के नाम से जानते हैं। राज्य वित्त आयोग के नाम से जानते हैं, जो कि राज्य सरकार के द्वारा गठित की जाती है। और इस राज्य सरकार में बेसिकली राज्यपाल महोदय के द्वारा ये हमारे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और यही राज्य वित्त आयोग पूरा का पूरा डिसाइड करता है कि किस पंचायत के चुनाव में हमने कितना पैसा खर्च करना है। और ये उस पंचायत पे भी निर्भर करता है कि वो पंचायत हमारी कितनी बड़ी है, वो गांव हमारा कितना बड़ा है। गांव छोटा है तो कम खर्च, और वो गांव अगर बड़ा है यानी वो पंचायत अगर हमारी छोटी है तो कम खर्च, बड़ा है तो ज्यादा खर्च। ये सारा का सारा पैसे का जो खर्च होता है वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा हमारे किया जाता है, जो कि राज्यपाल महोदय राज्य वित्त आयोग का क्या करते हैं? गठन करते हैं, ठीक है। बाकी इतनी सारी चीजों को देखने के पश्चात में थोड़ी सी चीजें ये समझते हैं कि जो भी हमारे पंचायतों की बैठकें वगैरह होती है, या ये जो बैठक होती है पंचायतों की, ये इतनी सारी चीजों को समझने के पश्चात में पंचायतों की जो बैठक होती है, उस बैठक में हम लोगों ने यार देखा था कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें बैठक के लिए एक गणपूर्ति भी थी और एक हमारा सत्र चलने का समय भी था कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय होना चाहिए, इससे ज्यादा का समय नहीं होगा, ठीक है। तो 6 माह का वहां पे था। और पंचायतों में एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में
3 माह का अंतर होना चाहिए, 3 माह का गैप होना चाहिए एक बैठक में। और यह जो बैठक की गिनती की जाती है यह प्रथम बैठक से की जाती है। और यह जो प्रथम बैठक है ये कब से गिनी जाएगी, तो ये 5 वर्ष की, मतलब एक प्रकार से बोले तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसी 5 वर्ष के कार्यकाल में ही हमारी प्रथम बैठक से ये 3 माह का समय गिना जाएगा, ठीक है। और इस बैठक की जो गण पूर्ति होगी, बैठक की जो गण पूर्ति होगी वो कितनी होगी, 1/20। और 1/20 किसका, ये उस पंचायत के वार्ड मेंबरों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो पंचायतों में केवल और केवल प्रधान नहीं होता है, यानी मुखिया नहीं होता है, उनमें कुछ हमारे वार्ड मेंबर भी होते हैं। ये वार्ड पर निर्भर करता है कि किस वार्ड में कितने मेंबर हमारे होते हैं, ठीक है। तो उन वार्ड मेंबरों का क्या होना चाहिए, 1/20 हमारा क्या होगा, गण पूर्ति होगी, तभी हमारा वो बैठक क्या होगी, पंचायतों की मान्य होगी। और बाई चांस ये जो हमारे मुखिया महोदय हैं इनको हमने पद पे बिठा तो दिया, इनको पद पे बिठा दिया और ये हमारे अच्छे से कार्य नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, अच्छे से कार्य नहीं कर रहे, या मुखिया हो गया, या यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे जो बैठते हैं, या यहाँ पे जो बैठते हैं, यार कार्य अच्छे से नहीं कर रहे, तो क्या होगा, कार्य अच्छे से अगर ये नहीं कर रहे तो हम लोगों ने देखा था जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय को, उपराष्ट्रपति महोदय को, या इस प्रकार के जितने भी हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद थे उनमें अगर कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करते हुए आपराधिक कृत्य करता है और अपने पद का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा या अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा उस पद पे बैठते हुए, तो उसके ऊपर एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। तो यहाँ पे भी अगर मुखिया जी अच्छे से कार्य नहीं कर रहे तो उनके ऊपर भी महाभियोग जैसी क्या लाई जाएगी, प्रक्रिया लाई जाएगी। लेकिन इस महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले 15 दिन पहले, कितने दिन, 15 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे जिले का, एक प्रकार से बोले तो जिले में हमारे राज्य सरकार का एक अधिकारी होता है, उसी को पहले समझ लेते हैं। यानी हमारे एक प्रकार से बोले तो इन सारे पंचायतों का कार्य करने के लिए कुछ हमारे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जैसे देखते हैं कि जैसे ग्राम स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग पहले ये देखते हैं कि कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र के अधिकारी होते हैं। जैसे पंचायतों में अगर न्याय की व्यवस्था करनी होगी तो इसके लिए हमारे अधिकारी को नियुक्त किया गया जिसको हम लोग पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। और इन्हीं पंच के ऊपर हमारे सरपंच होते हैं। कौन होता है, सरपंच। यही पूरे के पूरे पंचायत की न्याय व्यवस्था को क्या करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। कुछ भी हमारे न्याय से रिलेटेड अगर कार्य करना होगा तो न्याय कौन करेगा, गांव के स्तर पे या इन पंचायतों में, तो पंच करेगा और सरपंच करेगा, ठीक है। और यही पंच मिलके सरपंच का निर्माण करते हैं या सरपंच को चुनते हैं। इसी के पश्चात में कार्यपालिका, कार्यपालिका अर्थात पंचायतों में अगर कार्य करना होगा तो पंचायतों का कार्य करने के लिए भी एक अधिकारी होता है या एक हमारा एक प्रकार से बोले तो हेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर बोलते हैं। वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर या वार्ड मेंबर के पश्चात में जिसको हम लोग मुखिया या प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुखिया या प्रधान बोलते हैं। ये वार्ड मेंबर हमारा क्या करेगा, मुखिया जी को अवगत कराएगा कि इस गांव में हमको इस चीज का निर्माण करना है। तो मुखिया जी बाकायदा क्या करेंगे कि लिस्ट तैयार कर देंगे, मुखिया जी लिस्ट तैयार कर देंगे और ये जो लिस्ट है ये मुखिया वार्ड मेंबर को भेज दिया जाता है। तो वार्ड मेंबर उस गांव से रिलेटेड, उस पंचायत से रिलेटेड सारे कार्यों को करने लगता है कि इस गांव में इतनी नालियां बनवानी है,
इस गांव में इतनी सड़कें बनवानी है, इस गांव में हमको कुआं बनवाना है, कितने हमको सौर ऊर्जा का निर्माण करना है, सोलर पैनल लगवाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? गांव के, वो हमारे वार्ड मेंबर के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा अर्थात प्रधान जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जो पैसा वगैरह आता है, वो डायरेक्टली मुखिया जी के पास में ही आता है और वार्ड मेंबर के पास में आता है, यही इन सारे कार्यों को करते हैं, ठीक है। तो ये कार्य से रिलेटेड हो गया। कार्य के पश्चात में हमारे एक प्रकार से बोले तो राज्य सरकार का भी कुछ प्रतिनिधित्व तो हमारे होते हैं। राज्य सरकार के बोले तो क्या, राज्य सरकार भी अपने कुछ अधिकारियों को पंचायतों में नियुक्त करती है, क्योंकि अगर यार ये हमारे मुखिया जी या ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर कुछ भी अगर भ्रष्टाचार होता है या किसी भी प्रकार का कोई हमारा व्यक्ति अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, तो राज्य सरकार इनकी देखरेख के लिए भी अपने कुछ अधिकारियों का नियुक्ति करती है। तो राज्य सरकार जो नियुक्त करती है अधिकारियों को, वो किनको किनको करती है? तो हम लोग नाम सुने होंगे ग्राम सेवक का। किसका? ग्राम सेवक। ये एक प्रकार का अधिकारी होता है जो कि राज्य सरकार का अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। और एक नाम सुना होगा हम लोगों ने वीडीओ का। वीडियो ये भी यार एक प्रकार का अधिकारी ही होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। यानी वीडियो को गठित करती है। एक वीडियो होता है और एक बीडीओ होता है। बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो राज्य सरकार इनको भेजती है और इसके पश्चात में हमारे होते हैं जिला पंचायत अधिकारी। कौन होते हैं? जिला पंचायत अधिकारी। राज्य सरकार इनको भी नियुक्त करती है, जो कि हमारा ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है पूरे के पूरे जिले का, जिला पंचायत अधिकारी। और इनके ऊपर हमारा एक अधिकारी और होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम साहब के नाम से जानते हैं, और वो हमारे होते हैं कौन? जिला अधिकारी। कौन होते हैं? जिला अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये हमारा गांव स्तर पे ग्राम सेवक, बीडीओ, जिला अधिकारी या जिला अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, और इन्हीं अधिकारियों में एक पुलिस का भी बंदा होता है। यानी ग्राम सेवक, बीडीओ के पश्चात में जो मतलब एक प्रकार से बोले, जो कि हम लोग देखते होंगे कि हर एक गांव में कुछ दूरी पे चौकी बनाई जाती है, वो भी राज्य सरकार की अनुमति पे ही बनाई जाती है। वो वहां पे एक चौकीदार को नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि गांव की सारी खबरों को अवगत कराता है। किसको? मुखिया जी को। या मुखिया जी, प्रधान जी अगर नहीं होते हैं तो फिर वहां पे जो थाना वगैरह होता है उनको अवगत कराता है कि इस गांव में ये घटना हमारी घटित हो रही है। तो वहां पे पुलिस के लेवल पे भी एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसको हम लोग चौकीदार के नाम से जानते हैं, जो कि चौकियों का भी निर्माण किया जाता है। ये भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें बोल रहा है कि मान लीजिए अगर इनके द्वारा, मुखिया जी के द्वारा या पंच और सरपंच जी के द्वारा कोई भी कार्य अगर गांवों का अच्छा नहीं किया जा रहा, तो क्या किया जाएगा? इनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाएगी, और ये जो हमारे वार्ड मेंबर होंगे, ये जितने वार्ड मेंबर होंगे टोटल पंचायतों में, उनका 2/3 बहुमत से अगर उन्होंने पारित कर दिया कि इन मुखिया जी को हटाना है, तो फिर क्या करेंगे? ये पारित करके किनको अपनी लिस्ट भेजेंगे? ये जिला पंचायत अधिकारी को, जो कि उस जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और अगर ये नहीं होते हैं तो फिर जिला अधिकारी जी को ये सारी चीजें सौंप दी जाती हैं। फिलहाल में ऐसी नौबत नहीं आती कि इनको ही दिया जाता है, वो दिया जाता है जिला पंचायत अधिकारी को। और बेसिकली ये 15 दिन पहले इनको सूचना दी जाती है कि इस पंचायत से इन मुखिया जी का काम समाप्त कर दीजिए। इस पंचायत के जितने वार्ड मेंबर थे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है।
तो अब जब भी जिला पंचायत अधिकारी जी को समय मिलेगा वो उस गांव में जाएंगे या उस पंचायत में जाएंगे, अपनी एक पंचायत भवन में बैठक करेंगे। वहां पे अगर सारे वार्ड मेंबरों ने प्रस्ताव को पारित कर दिया तो फिर जिला पंचायत अधिकारी जी मुखिया जी को क्या कर देंगे, हटा देंगे और एक नई मुखिया की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति क्या करेंगे, एक प्रकार से उपचुनाव भी बोल सकते हैं उसको। एक उपचुनाव होगा वो जो कि जितना कार्यकाल बचा होगा उतने समय के लिए हमारा एक उपचुनाव कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बात थी इनको हटाने की। और इनको नियुक्ति, इनकी जो नियुक्ति होती है जिला पंचायत अधिकारी की, ये कौन करता है, राज्य सरकार करती है। इसको भी हमने याद रखना है। ठीक है, बाकी जो भी हमारा ये जिला पंचायत अधिकारी है, कभी कभार अगर इनको कुछ भी हो गया कि मतलब एक प्रकार से अगर बोले ये अपने पद पे नहीं है, इनको अगर त्याग पत्र वगैरह देना होगा मुखिया जी को, तो वो इन्हीं जिला पंचायत अधिकारी को ही देंगे। ठीक है, बाकी यार कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कार्यों के लिए जिला पंचायत अधिकारी नहीं होते हैं, इनका पद खाली हो जाता है किसी भी कारणवश, और उस जिले में या उस पंचायत में जो भी सारा कार्य कराया जाएगा पूरे जिले को ही लेकर के, तो फिर जिला अधिकारी के पास में वो सारी पावर चली जाती है। जैसे हम लोगों ने अध्ययन किया था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संदर्भ में कि किसी भी प्रकार का अगर कोई मंत्री नहीं मिलता, मंत्री पद खाली हो जाता है, तो ऑलरेडी वो मंत्री पद हमारा मुख्यमंत्री के अंडर में चला जाता है और प्रधानमंत्री के अंडर में चला जाता है। प्रधानमंत्री जी को जब समय मिलता है या उनको कोई योग्य मंत्री मिल जाता है तो वो उस मंत्री को उस पद पे बिठा देते हैं, और जब तक मंत्री नहीं मिलता वो उस पद को अपने अंडर में ले लेते हैं और जब भी समय मिलता है उसकी देखरेख वो करते हैं। तो इसी प्रकार से जिला अधिकारी जी के संदर्भ में भी है कि अगर ये नहीं होते हैं तो जिले का सारा जो कार्यभार होगा इनके जगह पर वो इनके अंडर में चला जाएगा सारा कार्य। ठीक है, जिला अधिकारी के अंडर में। ये सारी बातें हो गई। इसके पश्चात में यार एक प्रकार से इन्हीं पंचायतों में या इन्हीं जिला स्तर पर कुछ हमारे जमीनों की माप भी होती है। क्या होती है, जमीनों की माप होती है। जमीनों की माप के लिए भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा लेखपाल का, लेखपाल का नाम सुना, तो ये जो लेखपाल होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, जमीनों की माप करते हैं। तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, ये भी हमारा एक प्रकार से पंचायतों में ही किया जाता है, जो कि जमीनों की माप करते हैं और इनको अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश वगैरह क्षेत्र की बात करें तो इनको लेखपाल के नाम से, लेखपाल या लेखापाल बोलते हैं। ठीक है, लेखपाल या लेखापाल, कानूनगो भी बोलते हैं, अमीन भी बोलते हैं, और इसी के पश्चात में इन्हीं को हम पटवारी भी बोलते हैं। इसको भी हम लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं पे, लेखपाल बोलते हैं, कानूनगो बोलते हैं, अमीन बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं। ये है सारे एक ही पद। ये क्या करते हैं, जमीनों की माप करते हैं, और इनमें भी काफी सारी धांधली होती है। नापना होगा यहाँ तो नाप देंगे वहां, ये सारी चीजें इन पे निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेखपाल पे भी निर्भर करती है। और ये हमारा आमीन हो गया, पटवारी हो गया, कानूनगो। लेखपाल बेसिकली जो होता है ये हमारे ग्रामीण, क्या बोला गया लेखपाल में ये बोला गया कि ये जो हमारे लेखपाल होते हैं ये क्या करते हैं, यानी जमीन वगैरह की माप के लिए होते हैं। लेकिन यार हम लोग नाम बड़ा सुनते हैं। अभी तक तो हम लोग केवल यही जानते थे कि अगर जमीन वगैरह की मापनी करनी है या जमीनों को अगर मापना है तो उसके लिए लेखपाल की व्यवस्था हमारे की गई है, जो कि एक प्रकार का छोटे लेवल का अधिकारी होता है। और ये भी यार एसएससी के थ्रू हमारा आता है, शायद यूपी लेखपाल, एसएससी के थ्रू नहीं, यूपी पेट वगैरह जो भी हमारा फॉर्म वगैरह आता है, यूपी लेखपाल, ये यूपी की एक वैकेंसी होती है। इसको हर राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में अगर चले जाते हैं तो वहां पे इसको हम पटवारी नाम से जानते हैं।
बिहार वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पे इसको अमीन नाम से जानते हैं, और यूपी के क्षेत्र में अगर जाएंगे तो इसको हम लोग लेखपाल के नाम से जानते हैं या लेखापाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो लेखपाल होता है ये केवल और केवल हस्ताक्षर करता है कि किस जमीन को कितना मापा गया, उसका जो रिपोर्ट बनेगा उस रिपोर्ट में केवल और केवल लेखपाल महोदय हस्ताक्षर करते हैं। बाकी जमीन को मापता कौन है उसके लिए हमारे लेखपाल महोदय जी के द्वारा एक हमारा छोटा अधिकारी होता है जो कि जमीन को मापता है, उसको हम लोग अमीन के नाम से जानते हैं। ये अमीन ही जमीन को मापता है और लेखपाल महोदय हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, बाकी एक प्रकार से ये भी याद रखिएगा कि ग्रामीण स्तर पर अगर जमीन को मापना होगा तो कानून को नापता है। कौन नापता है? कानून को। और अगर शहरी क्षेत्र में किसी भी जमीन को मापना है तो पटवारी मापता है। इसको हमने क्या करना है? याद रखना है सारी चीजों को, जो कि लेखपाल, कानून को, अमीन, पटवारी, ये क्या होता है इसको हमने याद रखना है। जमीनों की माप के लिए एक अधिकारी हमारा नियुक्त किया जाता है जो कि पंचायतों के स्तर पे होता है और राज्य सरकार की नियुक्ति पे ये सारी की सारी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। और फिलहाल में हम लोगों ने देखा था कि इसको एक प्रकार से बोले अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको रखा गया। इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। 29 विषय कैसे कि मतलब 29 विषय पंचायतों के संदर्भ में ऐसे आते हैं कि पंचायतों को 29 विषयों में यानी 29 तरीके के छोटे मोटे कार्य दिए गए कि किसी भी गांव में नालियां बनवानी है, सड़कें बनवानी है, सोलर पैनल, पशुपालन की व्यवस्था करनी है, पशुओं के चारागाह से रिलेटेड, ये सारे के सारे कार्य पंचायतों के द्वारा ही कराए जाते हैं। लेकिन फिलहाल में इन सारी चीजों से ग्रामीण वासी अवगत नहीं है, वो कभी बोल ही नहीं पाते हैं अपने मुखिया से या अपने किसे जो भी हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं उनसे कभी अपनी बातों को रख ही नहीं पाते हैं। कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि सारी चीजों का लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, बाकी सारे लोग यार केवल और केवल होती ना एक परंपरा टाइप में कि हमको पता चल गया कि आज वोट डालने जाना है तो वोट डाल करके चले आएंगे, उसके पश्चात में हम भूल गए कि हमने वोट किसको दिया और वोट देने का हमारा क्या उद्देश्य था या किस मकसद से हमने वोट दिया। इस सारी चीजों को वो भूल जाते हैं और अपनी बातों को रखने के एक प्रकार से बोले रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहते भी हैं तो भी यार छोटा मोटा व्यक्ति समझ करके उनको होता है ना कि जैसे किसी एक बच्चे को टॉफी दे करके फुसला देना, कोई बच्चा रो रहा है उसको बोल दे अरे बेटा एक टॉफी ले लो, तो टॉफी खिला करके वो कर देना, बाकी जो भी सारा पैसा है वो अपने पास में रख लेना। ये ग्रामीण स्तर पर आज भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जो भी हमारे प्रधान होते हैं या ब्लॉक प्रमुख होते हैं या जिला पंचायत अधिकारी होते हैं, ये काफी सारा पैसा कमा लेते हैं एक पंचवर्षीय योजना में, और कार्य जो करते हैं वो नाम मात्र का कार्य होता है और चेकिंग वगैरह भी बहुत कम होती है। रिपोर्ट में काफी सारी चीजें ये कागजी कार्यवाही में काफी सारी चीजों को दिखा करके पैसा ले लिया जाता है, लेकिन अक्सर गांवों में उन सारी चीजों का कार्य नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि यार अधिकारी भी कितना घूमेगा एक राज्य में हमारे यार। एक पहली बात तो इससे पहले मैं बोल दूं कि एक ब्लॉक में 50 से 60 गांव आते हैं या कभी कभी तो इससे भी ज्यादा गांव हमारे एक ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, और एक कई सारे ब्लॉक मिल करके हमारे एक जिले का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा जिला अधिकारी होगा या जो भी हमारा उच्च लेवल का अधिकारी होगा, पंचायतों का जो हेड होगा, वो किसी पार्टिकुलर एक एक गांव का जाकर के निरीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास में तमाम सारा कार्य है। वो कब तक यार जाकर के एक एक पंचायत का निरीक्षण करेगा? इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठा करके जो भी सारे हमारे पंचायत के अधिकारी हैं, जो भी सारे हमारे एक प्रकार से बोले ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं,
वो सारा का सारा कुछ बहुत कार्य करके सारा का सारा पैसा मार देते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे समाज की व्यवस्था बोल रही है और कुछ बहुत कार्य ही गांवों में देखने के लिए मिलता है। इसका केवल और केवल अगर एक प्रकार से बोलें तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार हम और आप जैसे व्यक्ति, क्योंकि हमारे पास में अपनी स्वयं की बुद्धिजीविता नहीं है, हम सारी चीजों से अवगत नहीं है, हमारे पास में जानकारी का अभाव है। गांव के लेवल पे व्यक्तियों में सबसे ज्यादा अगर अभाव है तो वो है शिक्षा का अभाव। अगर शिक्षा होती तो गांव का भी विकास एक बेहतरीन अंदाज में आज देखने के लिए मिल जाता, क्योंकि व्यक्ति उतना मैच्योर नहीं है। ठीक है, फिलहाल में ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को अपनी हम समाप्त करते हैं। ये पंचायतों के लेवल पे इतनी सारी बातें हम लोगों ने देख ली कि पंचायत हमारी क्या होती है, किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया, और आप भी अपने गांव के लेवल पे अपने पंचायत में ये चीजें देखिएगा कि कितना विकास आपके गांव में हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप भी कुछ मत कीजिएगा, पढ़ लिख करके केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ लिख करके होता है ना कि एक प्रकार से अगर बोलना चाहे तो एक हमारी इंग्लिश में एक कहावत है कि फॉलो द रूल, एक प्रकार से बोलते हैं ना, फॉलो द रूल एंड गेट द टॉप एंड चेंज द रूल, यानी पहले नियम को फॉलो कीजिए और उस टॉप पे पहुंचिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और उस टॉप पे पहुंचने के बाद में जो भी सारे रूल और रेगुलेशन थे उनको बदल दीजिए। ठीक है, तो यही एक रास्ता है केवल और केवल समाज को बदलने का, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। तो केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज्यादा चीजें नहीं। बाकी बात करते हैं इन्हीं पंचायतों के संदर्भ में, बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, यानी नगर पंचायत की बात करेंगे। उसके पश्चात में ये हमारा समाप्त होता है। ठीक है, फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।